चालू करें। तो ठीक है, कल की क्लास में सब कुछ समझ में आ गया था। बहुत बेसिक चीज़ें थी। खाली क्या डिस्कस किया था अपन ने, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, है ना। और वो भी पूरा का पूरा क्या था, थियोरेटिकल पार्ट था। बस वो पॉइंट्स एक बार देख लेना, और कल बहुत आराम से भी चले थे, तो आई थिंक वो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन अमोर्फस, ये सब चीज़ें। ठीक है, आज अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डिस्कस, इसको बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या डिस्कस करेंगे कि सॉलिड वगैरह बनते कैसे हैं, इंटरनल अरेंजमेंट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई अगर सोच रहा है थोड़ी एक आध झपकी ले ले, तो आज ऐसा मत करना। ठीक है, कल की क्लास चलो ठीक थी, ज़्यादा कुछ मतलब खास था नहीं। ठीक है, जल्दी सेटल हो जाओ। चलो इधर देखो, आज सबसे पहले देखेंगे लैटिस वगैरह क्या होता है। ठीक है, फिर यूनिट सेल क्या होता है, ब्रेवियस लेटाइस, क्रिस्टल सिस्टम, और इसके बाद टाइम रहा तो और आगे का भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चालू करें। हाँ, ध्यान से सुनो अब बातें मत करना। आज अपन क्या देखेंगे कि सॉलिड बनता कैसे है। ठीक है, तो सॉलिड के लिए अपन कुछ टर्म्स वगैरह डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल अभी के लिए वापस अच्छे से बताऊंगा, क्रिस्टल को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। अभी के लिए क्या मान लो, एक सॉलिड का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो जो भी क्रिस्टल है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है वो डिस्कस करना है। क्लियर है। तो अभी कुछ अपन डेफिनेशंस देखेंगे, वो अच्छे से समझना, फिर आगे उसका सॉलिड का अपने को स्ट्रक्चर समझ में आएगा। समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे जो भी हो, मान लो जैसे ये सॉलिड है, ये टीवी रखा हुआ है, इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल में क्या हो सकता है, जो भी आपके एटम, मॉलिक्यूल, जो भी चीजें हैं, सब चीज यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब वो सारे एटम या मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल है, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट से। समझ आया। डॉट से क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पहली बात क्या है, वो सब बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और दूसरा उसको पेपर पे बनाएंगे तो आसानी पड़ती है। समझ में आया। तो पहली डेफिनेशन क्या है, लैटिस पॉइंट्स की। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वगैरह को अपन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज को क्या बोल दिया अपन ने, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। ठीक है, अच्छा ये चीजें जो लिखी हुई है वो लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, है ना। ताकि ये पीपीटी बनाई इसलिए ताकि ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। कुछ अगर एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो वो चीजें लिख लेना, आपका टाइम भी बचेगा और वो समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, पहली डेफिनेशन क्लियर हुई। क्या है, लैटिस पॉइंट्स, जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिससे बन रहा है, सॉलिड जिससे बन रहा है, वो चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या फिर मेटल आयंस हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। समझ आया। इसके बाद आता है लैटिस। ठीक है, अब लैटिस क्या होता है ये अपने को देखना है। ठीक है, तो लैटिस क्या होता है, एक काइंड ऑफ 3D ग्राफ पेपर। ठीक है, लैटिस क्या है, ग्राफ पेपर देखा है सबने, मैथ्स में पढ़ा ही होगा, वो बचपन वो बनाते थे ग्राफ पेपर, ऐसा कुछ रहता था। इस टाइप का पेपर होता है ग्राफ पेपर, मैथ्स में आप यूज करते होगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइन वगैरह नहीं बनी होती, मतलब वैसे तो बनी रहती है, लेकिन आप अगर इसके ऊपर कुछ खींचते हो तो उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। खाली ग्राफ पेपर छोड़ के आओगे तो जीरो मिलता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ ड्रॉ करोगे वो अपना फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटिस क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी ग्राफ पेपर मान लो। समझ आया। तो इस पे जो भी पॉइंट्स हैं इस टाइप से, ये कैसे है, 2 डायमेंशन में है।
ठीक है, तो ये अपन क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशन में अपना लैटिस हो गया। लैटिस बोल लो, लैटिस बोल लो, एक ही बात है, मतलब जो भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो लैटिस क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इमेजिनरी पॉइंट्स कैसे हैं, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रख दिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो बस मैं ऐसे पॉइंट रखा हुआ हूँ, ये बात ठीक है। और ये चीज कैसी है, पीरियडिक है। पीरियडिक का मतलब समझ में आता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करें, समझ आया? तो ये क्या है, ये सारे अपने क्या है, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हो इमेजिनरी पॉइंट्स। और ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, समझ आया? तो ये क्या है, ये 1 डायमेंशन में बनाया। 2 डायमेंशन में कैसे बना सकता हूं, कुछ ऐसे, ठीक है, और 2-3 लाइन बना लेना। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, कुछ इस साइड आ जाएंगे, मतलब ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, लैटिस क्या है, बस एक इमेजिनेशन है, अभी सॉलिड नहीं आया पिक्चर में। क्या है लैटिस, एक इमेजिनेशन। इमेजिनेशन किसकी, पॉइंट्स की। तो अपन ने क्या माना, बस मेरे दिमाग में है लैटिस। दिमाग में लैटिस कैसे है कि मैं सोच रहा हूं कि मैंने बस हवा में ऐसे पॉइंट्स रख दिए हैं, इतना समझ में आया? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लैटिस को 3 डायमेंशन रेगुलर एंड रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, है ना? मतलब 3 डायमेंशन में क्या रखे हैं, बस पॉइंट्स रखे हुए हैं, इतना समझ में आया? आगे और अच्छे अच्छे डायग्राम बन रखे हैं तो उससे और काफी क्लियर हो जाएगा। वापस बोलो, लैटिस क्या है, एक इमेजिनेशन है, किसकी, पॉइंट्स रखे हुए हैं हवा में, ठीक है, और वो कैसे है, पीरियडिक है, समझ में आया? जैसे ये रखे हुए हैं, ये 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। 3 डायमेंशन मतलब सेम शीट ऐसे आ रही है इस टाइप, मतलब जेड एक्सिस में, क्लियर है? और ये सारे क्या है, अपन ने यह बोल दिया ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ सॉलिड आया नहीं है तो मैं खाली पॉइंट्स बोल रहा हूँ। कुछ अगर पार्टिकल्स वगैरह रखेंगे तब इसको लैटिस पॉइंट्स बोल देंगे, क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है, ये वाली लैटिस पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये देखो 2 डायमेंशन लैटिस कैसी है, बस ऐसे पॉइंट्स रखे हुए हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई कौन सा सॉलिड है, ये कोई सा सॉलिड ही नहीं है, बस पॉइंट्स रखे हैं, यही मैंने बोला इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ये सारे अपने क्या कहलाएंगे, इसको ये भी बोल सकते हो लैटिस पॉइंट बोल लो, और ये क्या हो जाएगा अपना पूरा का पूरा क्या है, 2 डायमेंशन लैटिस, क्लियर है? उसके बाद क्या है, 3 डायमेंशन लैटिस कैसा बताया था, कुछ इस टाइप का, ठीक है, मतलब ये जो ब्लू वाले हैं ये अपने क्या है, लैटिस पॉइंट्स, क्लियर है? अच्छा, ये लाइन बस बताने के लिए, जैसे ग्राफ पेपर में वो लाइनें खींच देते हैं ना ताकि इजी हो समझने में, इसलिए ये जो येलो लाइन से ये ड्रॉ करी है, ये लाइंस का कोई मतलब नहीं है, समझ आया? वो आपको लग जाए, फील आ जाए कि ये एक ही प्लेन में है, ये उसके आगे वाले प्लेन में है, और ये और आगे वाले प्लेन में, ठीक है। तो इसलिए ये वाली येलो लाइंस ड्रॉ कर रखी है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। किसका सिग्निफिकेंस है, खाली ये पॉइंट्स का। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया? लैटिस क्या है, 1 डायमेंशन होगा तो एक लाइन में पॉइंट्स रखे हुए हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहे हैं, क्लियर है? 2 डायमेंशन वाला एक्स और वाई एक्सिस दोनों में है, और 3 डायमेंशन वाला कैसा हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, क्लियर है? अब आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अब अपने को बनाना है सॉलिड, समझ आया? तो अभी तक अपन ने क्या सोचा था कि बस एक पॉइंट्स रखे हुए हैं हवा में, अब उन पॉइंट्स के ऊपर अपन क्या रख देंगे, जो भी अपने को क्रिस्टल बनाना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इतना समझ में आया? जैसे इधर एक अच्छा डायग्राम है,
ये बताता हूँ, ये लैटिस है मान लो, ठीक है। लैटिस क्या है वापस, ये 2 डायमेंशन लैटिस मान लो, 3 डायमेंशन थोड़ा समझने में दिक्कत होगी अभी। तो 2 डायमेंशन लैटिस बस ऐसे बना रखा है, मतलब पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और वो रिपीट कर रहे हैं, है ना, इवनली अपने पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है। अब मैंने क्या करा, ये तो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं क्यों, इमेजिनेशन है, लैटिस, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, कोई भी मॉलिक्यूल रख रहा हूं, सारे जो भी लैटाइस पॉइंट्स हैं उसके ऊपर क्या रख रहे हैं अपन, कोई भी मॉलिक्यूल, या कोई भी अपन क्या रख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ आया। तो यहां पे मान लो ये अपना जो भी है, ऐसा कुछ मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, तो ये अपन ने कहां पे रखा, हर एक पॉइंट पे रख दिया। समझ में आ रहा है। लैटिस है, उसके ऊपर जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको रखा है, तो वो क्या इस टाइप का चीज बन गई। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो चीज बनी है ना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ आया, कोई डाउट यहां तक। लैटाइस क्या था, इमेजिनेशन ऑफ पॉइंट्स जो कि पीरियडिक है, मतलब 3D ग्राफ पेपर जैसा हो गया। उसके बाद अपन ने क्या बताया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा, उन्हीं पॉइंट्स पे अपन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दो। जैसे मान लो सोडियम मेटल बनाना है, तो इन पे सारे सोडियम मेटल्स रखते जाओ, तो सोडियम का क्या बन जाएगा, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ आया, कोई दिक्कत। तो ये बस मैंने डेफिनेशन है, नोट्स वगैरह के लिए यहाँ पे लिख दिया है। इस पे मेन एक बार रीड कर लेना, जो मैंने बोला है वही है बस, है ना। इस पे एक ये वाली चीज थोड़ी अजीब लग सकती है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चरल मोटिव या फिर बेसिस। इसका मतलब कुछ नहीं है, बस फैंसी इंग्लिश है थोड़ी। इसका मतलब है बस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल मोटिव या बेसिस। इसका क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर है। बस एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है वर्ड, इसलिए मैंने इधर नोट्स में डाल दिया। समझ आया, यहां तक कोई डाउट किसी को, बढ़े आगे। तो यहां तक अपना क्या हो गया, लैटाइस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ आया। अब अपन क्या करेंगे, जो भी क्रिस्टल है, जैसे मान लो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, डाल्टन का कुछ याद है, उसने क्या करा था, एक बताया था इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम्स होते हैं, पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मोल कॉन्सेप्ट में। तो अपन केमिस्ट्री में छोटा करके जाते जाते हैं, ठीक है, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, मतलब बहुत छोटे लेवल पे आप चीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो सॉलिड में भी अगर अपने को अच्छे से उसको स्टडी करना है, तो अपन क्या करते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे जाते हैं। समझ आया। अब इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी छोटी चीज है वही रिपीट करके क्या बना लेगी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़ा था, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, याद है, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या था, अगर छोटी सी चीज एक मेरे को पता चल जाए, और वो पता चल जाए हाँ ये चीज रिपीट कर रही है, तो उससे मेरे को पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली अपन इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर है। तो जो भी अपना लैटिस रहेगा या क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा, उसको अपन एक छोटे से भाग में तोड़ लेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका आगे और दूंगा एग्जाम्पल्स, वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये काफी मतलब अच्छी बुक में से मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी बेटर डेफिनेशन अगली स्लाइड में, ठीक है। ये है नॉट टू बी यूज्ड फॉर बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड वगैरह में ऐसी डेफिनेशन मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि शायद उनको समझ में ही ना आए कि क्या लिखा है, ठीक है। तो यहां पे मेरे को बस एक चीज बताना है, एक ये वाला वर्ड आपने बहुत कम जगहों पे मिलेगा, बट ये चीज आपको बतानी है, पैरेललोपिपेड्स, ठीक है। इसको मैं आगे डिस्कस करता हूं, ये चीज होती क्या है। हाँ, वो जो पहले स्लाइड्स गई है वो भी वापस आऊंगा उस पर, पहले बता देता हूँ यूनिट सेल होता क्या है, ठीक है। लैटिस समझ में आया। उसके बाद क्या था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब मैं बोल रहा हूं कि जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या जो भी लैटिस है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक बहुत छोटे पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक 2D लैटिस है,
ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर से एक छोटे से पोर्शन को यहां पे ऐसे रख दिया। क्लियर है? अब ये छोटा सा पोर्शन अगर मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊं, इस डायरेक्शन में ले जाऊं और इधर ले जाऊं, है ना, 2D की जगह अगर 3D की भी बात कर लें तो तीनों डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। रूबिक्स क्यूब वगैरह देखा है सबने, वो जो सॉल्व करते हो वो कैसा होता है, इस टाइप का ही होता है कुछ। ठीक है, तो उसमें एक जो छोटा सा एक ब्लॉक रहता है, उसको आप तीनों डायरेक्शन में ले जाओ तो पूरा का पूरा आपको रूबिक्स क्यूब मिल जाता है। तो जो सबसे छोटा जो ब्लॉक है, ठीक है, उसको आप क्या बोल सकते हो, एक यूनिट सेल। यूनिट का मतलब क्या होता है, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, यूनिट मतलब एक छोटा सा पोर्शन। ठीक है, उसको आप रिपीट करोगे तो पूरा आपको जो भी चीज चाहिए वो मिल जाती है। तो यूनिट सेल यहाँ पे क्या है, ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको आप पूरे मतलब 1D 2D या 3D में रिपीट करोगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टल आपको मिल जाएगा। ये बात समझ में आई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? बताओ क्या है यूनिट सेल? कोई एक खड़ा होके बता दो, बताओ। ठीक है, यही सबको समझ में आया है, क्लियर है? तो ऐसा यूजुअली सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको अपन तीनों डायरेक्शन में रिपीट करेंगे तो अपनों को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। जनरली द मोस्ट सिमेट्रिकल एंड स्मॉलेस्ट वॉल्यूम यूनिट सेल इज सिलेक्टेड। इसका मतलब क्या है, जनरली कैसा होना चाहिए, काफी सिमेट्रिक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। किसी किसी केस में स्मॉलेस्ट नहीं हो पाता है, बट वो केसेस रेयर है, लेकिन जनरली कैसा होगा, स्मॉलेस्ट ही होगा। इतनी बात समझ में आई? छोटी सी चीज को रिपीट करोगे आराम से मिल जाएगा, है ना, थोड़ी और बड़ी चीज ले लोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा सोचना। ठीक है, तो इसलिए अपन कैसा लेते हैं, जनरली स्मॉलेस्ट पोर्शन जो रिपीट करने पे पूरा का पूरा लेटाइस हमें को दे दे। समझ आया? यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, यूजुअली द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट द एंटायर लैटिस। ठीक है, ये नोट्स वगैरह में सब डेफिनेशन अच्छे से दे रखी है। अब इस चीज पे आता हूं मैं। इसमें क्या है कि जनरली ऐसे सवाल आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज यूनिट सेल हो सकती है या नहीं। समझ आया? मतलब दो चार उनने यूनिट सेल बना के दे दी है, फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये यूनिट सेल हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये याद रखना कि यूनिट सेल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होगा। समझ में आया? क्या होगा वो? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर 2D लैटिस की बात कर रहे हैं तो कोई भी पैरेललोग्राम जो रहेगा वो यूनिट सेल हो सकता है। समझ आया? और ये पैरेललोपिपेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। समझ आया क्या मतलब है? 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम है इसका मतलब, बस। ठीक है, आगे एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यूनिट सेल की क्या क्या चीजें हैं? यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको तीनों डायरेक्शन में रिपीट करोगे। अच्छा, ये ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ऐसे नहीं कि उसको घुमा के रिपीट कर दो। ऐसा कुछ रखा हुआ है तो ऐसे ले जाओ, ऐसे और ऐसे। ठीक है, पूरे डायमेंशन में रिपीट करोगे XYZ में तो पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। कैसा होगा? यूजुअली सबसे सिमेट्रिक और स्मॉलेस्ट। ठीक है, 2 डायमेंशन में क्या चीज पॉसिबल है? पैरेललोग्राम। ठीक है, 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम, बस उसका एक नाम होता है पैरेललोपिपेट्स, वो मैंने बता दिया। समझ आया? आगे एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें समझ आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने क्या बता दिया, एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 2 डायमेंशनल की क्लियर था, ऐसा था। अब 3 डायमेंशन ये रूबिक्स क्यूब जैसे ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे ये लैटिस पॉइंट्स वगैरह बना रखे हैं। इसमें एक ये जो छोटा सा मिनी क्यूब है जो शेडेड है, उसको अगर इधर रिपीट करो, इधर करो और Z एक्सिस में करो तो पूरा का पूरा अपने को क्रिस्टल मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक?
समझ आ रहा है सबको? बड़े अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो देख लेते हैं, ठीक है? तो यूनिट सेल कैसा हो सकता है, मैंने क्या बताया, एक पैरेललोग्राम, 3 डायमेंशनल। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसकी? स्क्वायर में क्या होता है, 2 साइड होती है, एक एंगल होता है, ये तो पता ही है। जैसा अगर मान लो स्क्वायर होता तो क्या होता, ए बी, और ये क्या है, एक एंगल, ठीक है? यहां पे क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम में तीनों साइड भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है? तो उसको मान लो एक क्या हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी, ठीक है? हो सकता है तीनों बराबर भी हो, लेकिन वर्स्ट केस लेके चलते हैं, क्या होगा वो, तीनों की तीनों साइड कैसी होगी, अलग अलग मान लो। क्लियर है? अब उन सब के बीच में एंगल भी कुछ रहेगा, ठीक है? मान लो जैसे ए और बी, बी और सी, सी और ए, है ना? इन तीनों साइड्स के बीच में एंगल क्या क्या रहेगा, वो ऐसा रहेगा, ए बी के बीच में होगा गामा, बी सी के बीच में होगा अल्फा, सी ए के बीच में होगा बीटा, ठीक है? बाय कन्वेंशन अपन यही लेके चलेंगे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनने यही कन्वेंशन फॉलो करी है, तो यही अपन रखेंगे। समझ आया? इसमें कुछ रटने की बात नहीं है। जैसे ए अल्फा को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, ए क्या रहता है, अल्फा जैसा दिखता है, बी किसके जैसा दिखता है, बीटा जैसा, और सी बचा हुआ, ठीक है? ठीक है, तो ए और बी, इसमें वो वाली चीज वैसी की वैसी नहीं आएगी। कैसे? जैसे ए और बी किसका है, अल्फा बीटा का, तो जो बचा हुआ चीज है गामा, वो अपन ने रख दिया। बी और सी किसके जैसा लग रहा है, बीटा और गामा जैसा, तो उसके अलावा जो एंगल बचा है वो अपन ने इधर रख दिया अल्फा। ये किसके जैसा लग रहा है, गामा और अल्फा जैसा, तो जो बचा हुआ एंगल है वो यहां पर रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सी और बी, इसके बीच में एंगल कितना रहेगा, अल्फा, और ए और बी के बीच में, ए और बी कहाँ है, ये रहा, ठीक है? ये क्या हो गया, गामा, और एक और क्या बचा, ए और सी, उसमें क्या होगा, ये चीज। समझ आया? तो यही सारे क्या है, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्लियर है? तो बस यही दे रखा है, जो भी एज लेंथ है उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट करा है, ए बी सी से, ठीक है? उनके बीच में जो एंगल्स हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करा है, अल्फा बीटा गामा से। क्लियर है? और कौन सा किसके बीच में होगा वो अपन ने देख लिया, ए बी के बीच में गामा, बी और सी के बीच में, और बचा हुआ कौन सा वाला, ए और सी। क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये एक, और ये काफी अच्छा डायग्राम है, बना के रखा हुआ है, ठीक है? उसमें डायग्राम में अगर नहीं समझ आया तो ये देखो, एक ए हो गया, इधर बी, इधर सी, बी और सी के बीच में अल्फा, ए और सी के बीच में बीटा, और ए और बी के बीच में गामा, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज क्या है कि जो भी यूनिट सेल पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप रहता है ए बी सी और अल्फा बीटा के बीच में, ठीक है? क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो ए बी सी है और अल्फा बीटा गामा है, तो अगर कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट सेल देखूंगा तो इनके बीच में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन रहेगा। समझ आया? जैसे मान लो मैं क्यूब की बात करूं, परफेक्ट क्यूब, उसमें क्या होगा, तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये वाले एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? और वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के हिसाब से, ठीक है? उसके 90 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ये सारे क्या है, इसके पैरामीटर्स मान लो। और कोई एक पर्टिकुलर यूनिट सेल देखूंगा, फॉर एग्जांपल क्यूबिक सेल, है ना? ये किसके लिए है, क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो इनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन रहेगा। ये बात समझ में आई? तो आगे अपन बहुत सारे यूनिट सेल डिस्कस करेंगे और उनके बीच में अपने को ये सारा रिलेशन पता होना चाहिए। उसका एक टेबल है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? बढ़े आगे।
चलो ये क्वेश्चन के पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीज समझी। सबसे पहले क्या था, लैटिस। लैटिस क्या था, इमेजिनेशन ऑफ पॉइंट्स, कैसे, जो कि पीरियडिक है, और जो भी आप पॉइंट सोच रहे हो दिमाग में उसको क्या बोल दिया उसने, लैटिस पॉइंट्स बोल दिया। ठीक है, अब लैटिस क्या है, कुछ नहीं, इमेजिनेशन है। वो इमेजिनेशन वाले पॉइंट्स पे आप क्या रखोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसका फैंसी नाम क्या है, स्ट्रक्चरल मोटिव या बेसिस। वो सारी चीज रख दोगे तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहां तक समझ में आया। अब क्रिस्टल पूरा का पूरा पढ़ने के लिए क्या करेंगे अपन, उसको एक छोटे से पोर्शन में तोड़ लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, सबसे जनरली स्मॉलेस्ट पोर्शन जो अपन रिपीट करेंगे, खाली ट्रांसलेशनल, घुमा के नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसे घुमा दिया थोड़ा, ठीक है, ट्रांसलेशनल रिपीट करो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल। वो क्या हो गया, यूनिट सेल अपना। ठीक है, अब यूनिट सेल अगर 3 डायमेंशन लोगे तो क्या क्या पैरामीटर होंगे उसके, एज लेंथ और एंगल्स। एज लेंथ क्या क्या होगी, ए बी सी। बॉन्ड एंगल क्या क्या होंगे, बॉन्ड एंगल नहीं, एंगल्स, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर यूनिट सेल होगा तो उनके बीच में जो भी पैरामीटर्स हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन रहेगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो ये देखो जल्दी से, सी हो जाएगा। क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन। कोई डाउट इसको, इसमें किसी को, ये थोड़ी सी यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग बिगड़ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये है, ये सही है क्या, क्या लिखा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मोटिव। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द लैटिस। ठीक है, सही है। दूसरा क्या है, बेसिस कुछ भी हो सकता है आपका, सिंगल पार्टिकल, मॉलिक्यूल, आयन वगैरह कुछ भी, ये भी सही है। कोई डाउट, बेसिस स्ट्रक्चरल मोटिव दोनों का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, ये देखो, सही है। बस वही अलग अलग तरीकों से लिखा है, ये क्वेश्चन बनाया है बस, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। क्या है, यूनिट सेल इज अ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड मतलब वही पैरेललोग्राम, 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशनल, जिसको अपन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ओनली ट्रांसलेशनल। रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन कुछ अलाउड नहीं है, खाली ट्रांसलेशनल। तो क्या मिल जाएगा अपने को, पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। क्लियर है, ये भी सही है। फिर एक ही बात लिखी है बस अलग अलग तरीकों से, ये बात समझ में आती है। तो ये भी चीज क्या है, सही है। क्लियर है, ये वाला बताओ, एमसीक्यू नहीं है ये, मल्टीपल सिलेक्ट। ए है क्या, क्यों है, ए क्या है, पैरेललोग्राम है या नहीं, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ये भी पैरेललोग्राम ही होते हैं, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो ए क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो पॉसिबल है। दूसरा क्या, बी है क्या, ये पैरेललोग्राम तो दिख नहीं रहा है ना, तो इसलिए मैंने वो अलग से डेफिनेशन लिखवा दी, वो किसी बुक वगैरह में मिलेगी नहीं। बस अगर कुछ यूनिट सेल देखना हो तो देख लो पैरेललोग्राम है या नहीं। तो बी तो ट्राइंगल हो गया, तो बी नहीं है। सी है क्या, हो सकता है, बीच पे रखा है तो क्या हुआ, है ना, इसको भी रिपीट करोगे तो मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम दिख रहा है तो ये होगा। ठीक है, तो ए है, सी है, और क्या, ई तो है पैरेललोग्राम, और क्या दिख रहा है, डी है क्या, अच्छा डी बाद में डिस्कस करते हैं। एफ है क्या, एफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, अब डी जो है ये चीज होती है ना। अब अपन जो भी पैरेललोग्राम वाली चीज पढ़ेंगे तो ये आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो पैरेललोग्राम वाली चीज है वो एक हेक्सागन के फॉर्म में भी अपन बना सकते हैं। कुछ अगर इसको ऐसे बनाए तो, समझ आया, मतलब कुछ इसको ऐसे 3 में भी तोड़ सकते हो। इसलिए मैंने क्या बोला था, यूनिट सेल जनरली स्मॉलेस्ट पोर्शन,
ऑलवेज स्मॉलेस्ट पोर्शन नहीं बोला था, याद है? जनरली क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन, नॉट ऑलवेज, है ना? और ये वाला अपन जो भी यूनिट सेल है हेक्सागन के फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो अपन पैरेललोग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो चीज समझ नहीं आ पाएगी। समझ आया? तो मान लेना एक हेक्सागोनल भी क्या होता है? अपना यूनिट सेल होता है, और वो भी क्या है? 3 पैरेललोग्राम के एडिशन पे ही बन रहा है, ऐसा मान सकते हो। तो इसलिए क्या हो गया? एक यूनिट सेल हो गया। क्लियर है? तो मान लो क्या क्या है यूनिट सेल? पैरेललोग्राम या 3D पैरेललोग्राम प्लस हेक्सागन। क्लियर है? अब बात आती है यूनिट सेल, देख लेते हैं 2 डायमेंशंस में। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में यूनिट सेल क्या क्या पॉसिबल है वो देखना है। क्लियर है? क्या क्या पॉसिबल है, क्या बताया था मैंने? पैरेललोग्राम ही हो सकता है। अब ये देखना है कि पैरेललोग्राम में क्या क्या कंडीशंस आ सकती है। जैसे एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक क्या है? पैरेललोग्राम, है ना? तो इस टाइप के अपने पास कितने पॉसिबल यूनिट सेल हो सकते हैं वो अपने को देखना है। किसमें? 2 डायमेंशन में। इसके बाद अपन क्या देखेंगे फिर? 3 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन क्यों नहीं? 1 डायमेंशन में क्या होगा? एक लाइन ही होगी। जैसे मान लो एक ऐसी लाइन रखी हुई है, ये लाइन तो यूनिट सेल क्या ही होगी, इसमें कुछ है भी नहीं, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि 1 डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 डायमेंशन सॉलिड कोई रहता है क्या? सारी चीज 3 डायमेंशन ही रहती है, ये भी हाइपोथेटिकल ही है। इतनी बात समझ में आती है? अब ये मत बोलना वो जो पतले पतले वायर होते हैं 1 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, वो भी कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनली होते हैं, उनके कुछ ना कुछ एक वेट होती है। ठीक है, सिलेंडर टाइप के मान सकते हो। क्लियर है? लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए अपन 1D भी आगे और अच्छे से देखेंगे, 2D डिस्कस करते हैं, फिर अपन किस पे आएंगे? 3 डायमेंशन पे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि यूनिट सेल कौन कौन से हो सकते हैं किसमें? 2 डायमेंशन में। ठीक है, अब 2 डायमेंशन में अपने पास क्या क्या पैरामीटर्स थे? अगर स्क्वायर है तो क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं? स्क्वायर मत मानो, पैरेललोग्राम मान लो। यही बोला था, यूनिट सेल 2 डायमेंशन में क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या क्या चीज हो सकती है? ए, बी और गामा। सी तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी क्या होगा? ए, ये भी होगा बी, है ना? तो अगर ये 3 चीज पता है तो इससे बाकी पूरा आइडिया लग जाएगा। समझ आया? तो 3 पैरामीटर्स काफी है एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए। समझ आया? तो ये चीज लिखी है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स काफी है? ए, बी और गामा। अब आप बोलो कि नहीं ये वाला एंगल तो अलग होगा, लेकिन अगर ये एंगल पता है तो ये भी पता लग ही सकता है, बेसिक मैथ से आप देख ही सकते हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं? मिनिमम 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो अगर अपने को पता हो तो उससे अपन पूरे यूनिट सेल के बारे में बता सकते हैं। समझ आया? तो ये क्या हो गए अपने ए, बी और गामा यूनिट सेल के पैरामीटर्स। ठीक है, और अगर यूनिट सेल में देखें तो अपने पास 5 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हैं। समझ आया? बढ़े आगे, 5 कौन कौन से हैं वो देखते हैं अब। ठीक है, तो ये तो बेसिक ही है जो अभी बताया, मतलब क्या हो सकता है? खाली पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब वही ए, बी और गामा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में भी डिफरेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखना है। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पहले मैंने क्या बताया था? चेक करना हो यूनिट सेल, कैसे चेक कर लेना? पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम को रिपीट करोगे तो पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब पैरेललोग्राम में क्या कितने पैरामीटर्स है? ए, बी और गामा। तो ए, बी और गामा अगर ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन में अपने को ये टाइप के यूनिट सेल मिल सकते हैं। समझ आया? तो जैसे मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर का तो सबको पता ही है क्या होता है? साइड्स कैसी होती है? बराबर होगी, ये बराबर, ये सारी कैसी है? इक्वल है। तो अगर इसको बी मान रहे हो तो ए बराबर बी। ठीक है, और एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट? स्क्वायर भी क्या है? पैरेललोग्राम का एक केस ही है ना? मतलब सबसेट सेट पढ़ा होगा। तो ये क्या है? एक क्या बोलते हैं इसको? सेट। और ये सॉरी, ये सेट हो गया, ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है,
रेक्टेंगल में क्या होगा, कुछ इस टाइप का, ए और बी, और यहां पे एंगल कितना है 90, तो एंगल कितना है 90, और ए बी क्या है नॉट इक्वल, तो ये मैंने इधर लिख दिया। कोई डाउट इसमें? हेक्सागोनल क्या होगा, इसमें ए और बी बराबर ही रहेंगे, है ना। हेक्सागन में क्या है, बेंजीन बनाया है, बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर रखते हैं, वैसे ही क्या होता है अपना हेक्सागन। तो इसमें क्या है, दोनों साइड्स कैसी है बराबर, और एंगल क्या रहेगा अपना 120, बना के देख लो चाहो। यहां पे क्या आता है 120, और बाकी सारी क्या है बॉन्ड लेंथ बराबर, बॉन्ड लेंथ बोल रहा हूं, जो भी साइड है वो क्या है बराबर। कोई डाउट यहां तक? और क्या बचा, एक रोम्बस बचा और एक पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। तो यहां पे क्या हो सकता है, ए बराबर बी। रोम्बस में क्या होता है, साइड्स कैसी होती है बराबर होती है। और मैंने एंगल क्या लिखा हुआ है 90, 60 और 120 के अलावा। ये ऐसा क्यों लिखा है, 90 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, वो तो ऑलरेडी कवर हो गया, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा। ठीक है, 60 या 120 ले लोगे तो ये थोड़ा सा हेक्सागन की साइड चला जाएगा। ठीक है, मतलब हेक्सागन को भी अपन पैरेललोग्राम में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और वो इसके जैसा हो जाएगा रोम्बस जैसा। इसलिए अपन कंफ्यूजन ना हो इसलिए 90, 60 और 120 को हटा देते हैं। ठीक है, नहीं तो वो पैरेललोग्राम और वो मिक्स होने लगेंगे। क्लियर है? और बाकी पैरेललोग्राम तो क्या है, वो तो सीधा ऐसा है बस, यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं रखा है अपन ने। ठीक है, और गामा क्या है 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री हो जाएगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ए और बी बराबर नहीं है तो रेक्टेंगल बनेगा ना। तो ये सारी चीज अलग अलग रहे इसलिए अपन ने इन सबको पर्टिकुलर नाम दे दिए। ठीक है, अब वो कंफ्यूज मत होना कि पैरेललोग्राम एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, वो सब अपन ने अलग अलग नाम दिए हैं, उस हिसाब से अपन ने सारे यूनिट सेल डिफाइन कर दिए। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ये एंगल वगैरह तो मैथ्स में और अच्छे से पढ़ते ही हो, तो ये भी रटने की जरूरत तो है नहीं, सबको पता ही है ना। बस ये एंगल एक बार देख लेना, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे लिखे हुए हैं। मिक्स मतलब जैसे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ना बन जाए, इसलिए 90 डिग्री नहीं है वो। अब इसमें सबसे सिमेट्रिक कौन सा होगा, स्क्वायर होगा, तो बस स्क्वायर वाला कैसा है सबसे सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये याद रखना, डायरेक्ट कभी कभी पूछ सकते हैं, मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन इज स्क्वायर यूनिट सेल। क्लियर है? इसके बाद अब अगर अपन 3 डायमेंशन में आते हैं तो क्या होगा, याद है 3 डायमेंशन में कितने पैरामीटर थे, 6। कौन कौन से, ए बी और सी और अल्फा बीटा और गामा। अल्फा किसके बीच में, बी और सी, बीटा, क्लियर है। तो ये सारे पैरामीटर्स यूज करेंगे। अच्छा, यही पैरामीटर्स क्यों आए, क्या था वो 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। पैरेललोपिपेड्स क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स थे, ये सारे अल्फा बीटा गामा और ए बी सी। ठीक है, तो इनके बेसिस पे अपन अब क्या बनाने वाले हैं, सारे पॉसिबल यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन। 2D में कितने थे, 5 थे। ठीक है, यहां पे कितने होंगे आगे देखते हैं अपन। ठीक है, 6 नहीं। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन पॉसिबल देखें तो टोटल कितने आते हैं अपने पास, 14 आते हैं। कैसे आएंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, और बाकी इन सबको अपन एक वर्ड दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेविस लैटिस। समझ आ रहा है क्या बोला, 2 डायमेंशन में क्या था 5 यूनिट सेल थे, 3 डायमेंशन में कितने हैं 14 टाइप की यूनिट सेल्स हैं। कौन कौन से हैं वो अपन देखेंगे। बाकी इन सब यूनिट सेल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन से जो भी चीज बनेगी उस चीज को अपन क्या बोल देते हैं, ब्रेविस लैटिस। समझ आया? अब ये 14 कैसे बनते हैं ये अभी आप आगे देख लेंगे, लेकिन नंबर याद रख लेना कितना होता है, 14 होता है। समझ आ रहा है सबको, कोई डाउट? अब इसमें स्पेशल चीज ये है कि जैसे 14 तो होते हैं,
लेकिन 14 एक साथ अलग अलग याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो सारे कंपाउंड्स एक एक करके देखोगे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर सीरीज में देख लेते हो। जैसे कुछ हो जाते हैं हेलो अल्केन, कुछ हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ हो जाते हैं अल्कोहल, है ना। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, ये जो 14 यूनिट सेल है ना, इसको अपन 7 टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल के बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे। समझ आया? जैसे मैं इधर बताता हूं, टोटल कितने यूनिट सेल बनेंगे? 14 यूनिट सेल बनेंगे। समझ आया? अब मैंने क्या बोला, इसको अपन किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल अपने पास आएंगे 7, ठीक है। और इनको अपन बोलेंगे क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अब ये वाली लाइन पूरी समझने के लिए, यहां तक तो समझ में आया, रट लिया कितने होते हैं? 14। अब यहां से कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये चीज नहीं पता, प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये अपने को नहीं पता, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले कि यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। समझ आया? ये वाली लाइन, यहां से एक पॉज लेते हैं, ये वाली चीज को समझते हैं, तभी जाके अपन इस चीज को समझ पाएंगे कैसे किसको क्या क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया। क्लियर है? 2 डायमेंशन में तो ऐसा कुछ नहीं था, 3 डायमेंशन में क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, इसलिए अपन पहले क्या समझेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। क्लियर है? अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, इसमें अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अच्छा ये पेन से दिख तो रहा है ना सबको, आर प्रेजेंट ओनली एट द, हाँ हाँ, अच्छा वो एक बार बोल दूंगा उनको, है ना, वो तो पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज अभी थोड़ा वापस कंटिन्यू करेंगे, कौन सा? 3 डायमेंशन यूनिट सेल्स। उसके पहले क्या समझना पड़ेगा अपने को, ये प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं। समझ आया? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स कहां पे है, एटम्स या फिर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कहां पे है, वो कॉर्नर्स पे हैं, खाली, मतलब खाली कॉर्नर्स पे रहेंगे। समझ आया? इसको अगर देखें तो कैसा होगा, इस टाइप का। समझ आ रहा है? इस टाइप का मतलब, जैसे मान लो क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, या फिर मान लो ये रूम है, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा रूम है, रूम भी क्या है, एक क्यूब टाइप का ही है, ठीक है, या फिर पैरेललोपिपेड का बेस्ट एग्जांपल है, ए बी सी अलग अलग है, ठीक है, और एंगल भले ही सब में 90 डिग्री है, वो बात अलग है, ठीक है, बट फिर भी आप इसको क्या मान सकते हो, एक क्यूब मान सकते हो, ठीक है। अब क्यूब में सारे कॉर्नर्स देखो, सब पे अगर अपन एक एक एटम रख दें, समझ आ रही है? यहां से थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पार्ट चालू होगा, इसलिए अच्छे से सुनना, ठीक है। ये डायग्राम बस मनोरंजन के लिए बना रखे हैं, बाकी पेपर में ये कुछ काम नहीं आएगा। पेपर में क्या काम आएगा, जिस रूम में तुम पेपर दे रहे होगे वो वाला रूम इमेजिनेशन के लिए, ठीक है, सॉलिड स्टेट का, ठीक है। तो हमेशा ये मतलब पेपर में कुछ ऐसा आए तो मान लेना हाँ रूम है क्यूब, इसमें एटम्स यहाँ पे रखे हैं, फिर जो भी अपने को दे रखा है ऑपरेशन उसके हिसाब से सोचना है। तो अभी बस ये क्यूब मैंने बना रखा है, कैसे सोचो इसको, ये रूम है, रूम के क्या है, सारे कॉर्नर्स पे क्या रखे हैं, एटम्स रखे हुए हैं। कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो सारे कॉर्नर्स पे क्या रखा हुआ है, एक एक एटम रखा हुआ है, ठीक है। और बीच में कोई एटम है क्या, कोई एटम नहीं है, खाली कहां पे है, कॉर्नर्स पे है। तो अगर खाली कॉर्नर्स पे एटम्स रहेंगे या फिर जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। बाकी यहां पे आप देख सकते हो एक क्यूब रखा हुआ है, सारे कॉर्नर्स पे क्या बना रखे हैं, एटम्स बना रखे हैं, ठीक है। समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा अपना एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव के साथ साथ कभी कभी इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोल देते हैं। समझ आया? क्लियर है प्रिमिटिव की डेफिनेशन। दूसरा क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल।
ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट है ही, बाकी उसके अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब बाकी पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी सेंटर्ड क्यों बोला है ये भी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब अपन 2-3 टाइप के यूनिट सेल देखेंगे, उसमें ये वाला टर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कहां पे, कहां कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे, या फिर बोल सकते हैं विद इन द यूनिट सेल। समझ आया डेफिनेशन। अब इसमें उसमें तो एक ही पार्ट, मतलब एक ही ऑप्शन था, सारे कॉर्नर्स पे रख दो, बात खत्म। ठीक है, इसमें अपने पास 2-3 टाइप के हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। क्लियर है। अब इसमें आता है, पहला आता है बॉडी सेंटर्ड, और भी 2 टाइप के, एक फेस सेंटर्ड होता है, एक एंड सेंटर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी का सेंटर नाम से ही समझ आता है, जैसे मान लो ये रूम है, इसका सेंटर कहां पे होगा, ये कैमरे पे। समझ आया, मान लो ये कैमरा बिल्कुल बीच में है, यहां पे क्या रखा है अपना, एक एटम रखा है, और कहां पे रखे हैं वो, सारे के सारे कॉर्नर्स पे, तो वो क्या हो जाएगा अपना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। किसी को कोई डाउट, वापस बोलो, कहां पे होगा एटम्स, सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे और सारे कॉर्नर्स पे। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है, कोई डाउट। दूसरा क्या आता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस क्या होता है क्यूब का, ये वाला फेस हो गया, ये वाला फेस हो गया। ठीक है, तो इनका सेंटर, मतलब जैसे वो खिड़की लगी है, तो वो बीच में, वो क्या हो जाएगा उसका फेस का सेंटर। वहां पे अगर कोई एटम रखा है तो वो हो जाएगा फेस के सेंटर पे। तो कितने फेसेस है एक रूम में, 6 फेसेस है, सारे 6 फेसेस पे एक एक एटम रख दो, प्लस सारे कॉर्नर्स पे रख दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है। अब ये वाला डायग्राम देख लो। ठीक है, यहां पे लाल वाले एटम्स कहां पे रखे हैं, कॉर्नर्स पे, और ब्लू वाले फेस के सेंटर पे। कौन सा यूनिट सेल बना, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है, कोई डाउट। एंड सेंटर्ड है, ये थोड़ा सा एक बार याद कर लेना। याद क्यों कर लेना, बिल्कुल नाम से इतना क्लियर नहीं है, जैसे बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड तो बिल्कुल नाम से क्लियर है। बॉडी सेंटर मतलब बिल्कुल सेंटर में बॉडी के, फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर पे। एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, 2 अपोजिट फेस, कोई से भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे हो, प्लस कॉर्नर्स पे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड। बाकी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बात ठीक है। तो ये डिस्कशन किसका था, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को क्या बोल देते हैं, सिंपल भी बोल देते हैं कभी कभी, नॉन प्रिमिटिव को सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव में कितने टाइप थे, प्रिमिटिव तो एक ही था, सारे कॉर्नर्स पे रखे थे एटम्स। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव 3, कौन कौन से, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट, समझ आया। चलो ये बता दो, ये क्या है, फेस सेंटर पे कहां पे होंगे, ए ऑप्शन ओनली लिखा है क्या, तो सही हो ही सकता है, ओनली तो नहीं लिखा ना, तो सही है। ये वाला गलत है, ये किसके लिए, ये तो बॉडी सेंटर्ड के लिए है। ये वाला एच पे तो कोई है नहीं, ये वाला ओनली नहीं लिखा है, खाली ओनली लिखा होता तो गलत होता। क्लियर है। अरे ये बताओ, पहला 5 टाइप्स के यूनिट सेल थे, ये वाला क्यों गलत है, स्क्वायर होगा ना कि क्यूब, है ना।
तो इसलिए क्या होगा, ये वाला गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है क्या? 6 पैरामीटर चाहिए रहते हैं, एबीसी अल्फा बीटा गामा। कितने होते हैं? 14। क्लियर है? अब आती है क्रिस्टल सिस्टम वाली बात। वापस अपन लौट के आते हैं, कहां से अपन ने चालू किया था उसका डिस्कशन? 3 डायमेंशन यूनिट सेल की बातें कर रहे थे। मैंने क्या बोला था? 3 डायमेंशनल जो यूनिट सेल है, ठीक है, उसमें कितने पॉसिबल थे? 14। ठीक है, अब वो 14 को अपन अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे अपन उसको? क्रिस्टल सिस्टम के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। अब अपने पास क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं? ये 7 टाइप के क्या है? क्रिस्टल सिस्टम। और ये सातों के सातों कैसे हैं? प्रिमिटिव वाले हैं। ये बात समझ में आई? वापस बोल रहा हूं, 3 डायमेंशन कैसे होते हैं? 14 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि 14 में भी कुछ कॉमन चीजें आ जाती है, जैसे इथेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड में एसिड वाला पोर्शन कॉमन है। वैसे ही इनमें भी ये 7 पढ़ लो तो जो कुछ बचे हुए हैं वो इन्हीं में कहीं होंगे। समझ आया? तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे क्या हैं? प्रिमिटिव। ठीक है, अब अगर मान लो जैसे एक क्यूब लिया, समझ आया? तो क्यूब में क्या था? क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा? सारे कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके फेस पे भी तो रख सकते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी में भी तो रख सकते हैं। समझ आया? तो ऐसे कितने हो गए? उसमें 3 हो गए। ठीक है, एंड सेंटर्ड वगैरह वो अपन देखेंगे। एक्चुअली ये चीज है थोड़ी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब जो जो भी पाए गए हैं। समझ आया? वैसे तो सब में सारी चीजें पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, हैंड सेंटर्ड, चारों चीज पॉसिबल है। बट एक्चुअली अपन वो सारी चीजें देखेंगे जो कि नेचर में मिलती है। समझ आया? तो इसका ये एक चार्ट बताता हूं। ये वाला देखो, ये देखो क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं टोटल। ये बाकी टेबल मत देखना, अभी बस क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। समझ आया? क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बोला? ये सारे क्या है? क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम मतलब ये सारे क्या है? मान लो प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये बात समझ में आई? अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जैसे क्यूबिक हुआ, क्यूबिक भी क्या है? एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब नेचर में उसी टाइप के क्या क्या पाए गए? प्रिमिटिव भी पाया गया, बॉडी सेंटर्ड भी पाया गया और फेस सेंटर्ड भी पाया गया। समझ आया? बॉडी सेंटर मतलब बीच में रख दिया, फेस सेंटर्ड मतलब फेसेस में रख दिया। ठीक है, ट्राइगोनल सॉरी टेट्रागोनल एक टाइप का है, वो देखेंगे। वो अगर है तो वो खाली प्रिमिटिव हुआ और बॉडी सेंटर्ड हुआ। फेस सेंटर्ड क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, है ही नहीं, भगवान ने बनाया ही नहीं। ठीक है, अगर होगा भी तो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो ये सारे क्या है? अपने प्रिमिटिव वाले हैं। और ये जो एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये इन्हीं में क्लासिफाई हो जा रहे हैं। समझ आया? तो क्यूबिक में क्या क्या पॉसिबल है? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में कौन कौन से हैं? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। और ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड। उसमें क्या है? एंड सेंटर्ड। बाकी तीनों में प्रिमिटिव। टोटल करो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब समझ में आया वो क्या क्लासिफिकेशन था, कैसे अपन ने प्रिमिटिव यूनिट सेल के बीच में क्लासिफाई करा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये वाला टेबल देखना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज थोड़ा हट के बता रहा हूं, अगर मान लो पेपर आने वाला है, आखिरी में ये वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये चार्ट जरूर याद करके चले जाना। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इस चार्ट में से क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, जेई मेन स्पेशली, एडवांस में तो नहीं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर सॉलिड स्टेट में अगर ऑप्शन है कि मेरे पास एक ही पेज याद कर सकता हूं, तो ये वाला कर लेना। ये बात ठीक है? और ये आखिरी दिन के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आज से ही छोड़ दिया। ठीक है, कि कुछ मत करो यही कर लो। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? तो अब वापस आते हैं। अब इसमें क्या है? ये सारा क्या है? इनके एज लेंथ मतलब इनके बीच का रिलेशन। याद है मैंने क्या बोला था? सारे जो भी यूनिट सेल है सबके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप रहता है। किसके बीच में? सेल पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सबके बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन रहता है। तो यहां पे अब वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्यूबिक में क्या होगा?
ए बी सी बराबर रहेंगे, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब बाकी क्या है, बाकी इतना अच्छे से कभी सोचे नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है, इनको याद कर लेना, ठीक है, ये दोनों याद कर लेना और ये वाला भी, और बाकी आगे मैंने इनके स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं अगर देखने का मन हो तो, बाकी वो भी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, वो भी कोई ऐसे पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या, सीधे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोनोक्लिनिक सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, और नीचे ये सारे ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। तो सीधे के सीधे ये चीज पता होना चाहिए, समझ में आया। अब याद करने के लिए बस मैंने थोड़ा इस टाइप से बनाया है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, CTO MHRT, ठीक है। बाकी जैसे याद रखना चाहो कर लेना, मैं इसको ऐसे याद रख लेता हूं, CTO MHRT, 2-3 बार पढ़ोगे तो इनके नाम भी याद हो जाएंगे। क्या क्या है बोलो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, समझ आया। तो एक बार ये ऐसे लिख लेना, और इसमें ये देखो एज लेंथ में भी बढ़िया सा रिलेशनशिप दिख रहा है, यहां पे कितने n इक्वल है, 0, इनइक्वालिटी कितनी है 0, यहां पे 1, यहां पे बोलते जाओ, यहां पे, यहां और यहां पे सारी, तो यहां पे याद करने में आसान है थोड़ा, 0 1 2 2 1 0, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्या है ये 0 1 2, इनइक्वालिटी वाला साइन कहां पे है, जैसे मान लो ABC ऐसे लिख लो, और उसके बाद 0 मतलब दोनों बराबर है, 1 मतलब इधर से मान लो, है ना, मतलब ये इनइक्वल है, मतलब नॉट इक्वल, ये कैसा है बराबर, 2 मतलब दोनों नॉट इक्वल है, 2 मतलब दोनों नॉट इक्वल, 1 मतलब वापस इधर से नॉट इक्वल, ये वाला इक्वल, 0 मतलब दोनों बराबर, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक कैसा होता है, बहुत ही घटिया, ना उसमें कोई एज लेंथ बराबर होती है, ना कोई बॉन्ड एंगल बराबर होता है, बॉन्ड एंगल मतलब वो जो भी एज एंगल, ठीक है, और वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होता। तो ऐसा क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आए, मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल तो ट्राइक्लिनिक, ठीक है, वो सबसे इजी भी है याद रखने को, समझ आया। बॉन्ड ये एज लेंथ याद करने में कोई दिक्कत क्या, क्या है 0 1 2 2 1 0, ठीक है, और ट्राइक्लिनिक का तो पता है सबसे घटिया, कोई भी बराबर नहीं एज लेंथ, और इधर अल्फा बीटा गामा भी सब एक दूसरे के नॉट इक्वल है, और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं है। क्लियर है, क्या हो गया, समझ आ रहा है सब, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल्स देखो, ठीक है, पहले 3 तो कैसे हैं, परफेक्ट है, सब एक दूसरे के बराबर, और किसके बराबर है 90 डिग्री के, ठीक है। अब इसमें ये तो याद हो जाएंगे, पहले 3 ऐसे याद रख लेना, और उसके बाद क्या याद रख सकते हो, एक रोम्बोहेड्रल वाला, इसमें क्या है तीनों बराबर है, और एक मतलब ये तीनों किसके इक्वल नहीं है, 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, ऊपर वाले 3 तो याद हो जाएंगे, इसमें तो कुछ करना नहीं है। सबसे नीचे वाला तो याद ही है, ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल में क्या है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है, बट आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री है, ठीक है, और गामा कैसा होता है 120, ठीक है। याद है हेक्सागोनल कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये A B और C हो गए, समझ आया। तो इसका एंगल कितना है, यहां से यहां तक ये 90 है, और इसका इससे भी 90 डिग्री है, और इसका इससे 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें 2 एंगल कौन से हैं, अल्फा बीटा 90 डिग्री, और एक कैसा है 120 डिग्री, इसमें कोई डाउट। और ये एंगल तो पता ही है, एंगल क्या, एज लेंथ 2 बराबर है, कौन कौन सी, ये दोनों, और ये कैसी है नॉट इक्वल, समझ आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला बस एक थोड़ा सा रैंडम है, इसको याद कर लेना। मोनोक्लिनिक में क्या है, अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब बोर्ड पे बिना देखे सारे एक साथ बोलो, ऑर्डर क्या है, CTO MHRT, क्या था, क्यूबिक, टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल
आर से रोम्बोहेड्रल और टी से ट्राइक्लिनिक। एज लेंथ का क्या था ऑर्डर, 012210, ठीक है। और आखिरी का तो याद नहीं करना, वो तो ट्राइक्लिनिक, ये याद कर लेना। पूरा क्या है, अनसिमेट्रिक है या फिर मोस्ट अनसिमेट्रिक सेल है, ठीक है। एंगल के बारे में क्या है, पहले तीन सब बराबर, सब किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। सबसे नीचे मतलब सेकंड लास्ट वाला आपस में सब बराबर और नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। हेक्सागन में दो 90 डिग्री के बराबर होंगे, वो तो बना के देख लेना, ठीक है। और एक क्या होगा, 120 डिग्री। क्लियर है, एक बस ये याद करने को दे दिया, ये याद रख लेना। मोनोक्लिनिक का कैसा होता है, अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर और बीटा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बस एक याद करना है, ठीक है। 2-3 बार ये प्रैक्टिस कर लेना, पूरा का पूरा टेबल बना लेना, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट यहां तक, क्या डाउट, मतलब क्या करना है इसमें, पूरा का पूरा टेबल याद करना है, ठीक है। और याद कैसे करना है, थोड़ा बहुत आइडिया तो दे ही दिया है, आराम से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1-2 बार बनाओगे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या है, यूनिट सेल कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे याद रख लेना, 32 42 111, ठीक है। 32 42 111 मतलब पहले कौन कौन से हैं, अच्छा प्रिमिटिव तो सब में रहेगा, क्यों रहेगा, इसी के बेसिस पे तो अपन ने क्लासिफाई किया है, तो प्रिमिटिव तो हर जगह ही रहेगा, ठीक है। फिर देख लेना 32 मतलब 2 टाइप के यूनिट सेल और हैं, तो एक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड रहेगा, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, और इसमें क्या है 4 मतलब जो जो भी सब पढ़ रखा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एंड सेंटर्ड और आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बस वही है, 2-3 बार बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये सारे यूनिट सेल अपने को मिलते हैं। टोटल कितने यूनिट सेल होंगे, 14 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, कुछ कुछ लोग इधर भी मतलब इसको बीसीसी वगैरह कर देते हैं, ठीक है, वो गलत है। एनसीईआरटी में भी देख लेना, ये बॉडी सेंटर्ड ही रहेगा। आखिरी का सी किसके लिए है, क्यूबिक के लिए होता है, बट वो क्यूबिक थोड़ी है, मतलब सस्ती और घटिया किताबों में लिख देते हैं, इसको बीसीसी लिख देते हैं, इसको बीसीसी एफसीसी, ठीक है। बट वो आखिरी में यहाँ पे जो सी है वो किसके लिए आएगा, खाली क्यूबिक के लिए आएगा, ये याद रखना। समझ में आया, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इनके आगे ये खाली बीसी लिखा है, ये एफसी और ईसी, ठीक है। बीसीसी किसके लिए है, खाली क्यूबिक वाले के लिए रहेगा, ठीक है। एससी किसके लिए होगा, सिंपल क्यूबिक। एससीसी मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं लोग लिख देते हैं सिंपल क्यूबिक, क्या आगे कुछ नहीं होता, सिंपल क्यूबिक क्यूबिक थोड़ी होगा, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक ही रहता है, बस कहीं कहीं कोई कोई गाइडों में लिख देते हैं बस, ठीक है। बाकी सी आखिरी में किसके लिए आएगा, खाली क्यूबिक वाले के लिए। समझ आया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। कल तक सब याद कर लेना, पूछ लूंगा। क्लियर है, और कैसे पूछ लूंगा, पूछने का तो टाइम नहीं रहेगा, बाकी ये होमवर्क है, ये एक सीटीओ एमएचआरटी, ये तो बताया मैंने, ठीक है, ये याद कर लेना। और आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब टेबल घर जाके याद करना, 2-3 बार लिखना, फिर जब फाइनली याद हो जाए, इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो एक बार चेक कर लेना सारे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और वो डायरेक्ट उसी टाइप में वो सीधे जेई मेंस में तो आ ही जाते हैं, ठीक है। एडवांस में तो फिर भी नहीं आते, जेई मेंस में तो डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो उसकी बात और है, बस ये एक एक करके मैं बता देता हूं दिखते कैसे हैं। तो क्यूबिक में क्या था, ये तो अपन देख ही चुके हैं, एज लेंथ और एंगल, ठीक है। अब ये ज्यादा काम का नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा फील देने के लिए बता रहा हूं। मेन इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला टेबल था, टेबल के फॉर्म में याद करना है, ठीक है। अब बस बता रहा हूं कि ये सारे दिखेंगे कैसे, बाकी कैसे दिखेंगे कोई पेपर में नहीं पूछेगा, बस दिखाने के लिए बता देता हूं, ठीक है। तो पहला क्या है, क्यूबिक, ये तो देख ही लिया है ना। और यूनिट सेल कौन कौन से हैं ये भी उस टेबल में है, बाकी ये एग्जांपल्स हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये भी अच्छे से एक बार देख लेना। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये रिलेशंस है, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब ये देखो, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्या है, पहला सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक में देखो कहां पे है, सारे कॉर्नर्स पे हैं। फेस सेंटर्ड में कहां पे है,
कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे, और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस, सॉरी इसमें उल्टा बोल दिया था क्या, हाँ ठीक बोला हुआ, इसमें कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे। क्लियर है? ये डायग्राम बस दिखाने के लिए है, बाकी याद तो करना है कि हाँ कौन कौन से पॉसिबल। ठीक है, फिर ये क्या है, टेट्रागोनल, ये दोनों तो पता ही है, तीनों चीजें। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये याद कर लेना, मैंने सब लिख दिया है, बाकी एनसीईआरटी और चेक कर लेना, कोई एक आध एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रखा हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लेना। और इसमें कौन कौन से पॉसिबल थे, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो इसका जो भी रिलेशन आएगा एबीसी और अल्फा बीटा गामा में, ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लो, कुछ इस टाइप का बनेगा टेट्रागोनल। ठीक है, उसमें क्या था, एबीसी सब बराबर थे, इसमें क्या है, ए बी बराबर है बट सी बराबर नहीं है। याद है 0 1 2 2 में ये सेकंड नंबर पे आएगा तो 1 आएगा, 1 मतलब ए बराबर बी नॉट बराबर सी, तो ये दोनों बराबर है, ये नॉट इक्वल। ये बस देखने के लिए, बस देख लो एक एक बार। तो यहाँ पे सब पे क्या है, कॉर्नर्स पे है, इसलिए क्या हो गया, प्रिमिटिव। ये कैसा हो गया, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बस टाइम पास के लिए देख लो, डायग्राम वायग्राम को कोई लेना देना नहीं है। मेन क्या याद करना है, टेबल याद करना है अच्छे से। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में भी ये चारों चीज देख लेना, मतलब टेबल में ही है, ये बस अलग से लिख दी है, बाकी उधर से याद करना, ये अलग अलग से याद मत करना। ठीक है, और बाकी इसके एग्जाम्पल्स है, ये एक बार याद कर लेना, या फिर ऊपर से एक बार देख लेना एटलीस्ट, है ना। बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ ले, ज्यादा चांसेस क्या है, इनके बीच का जो भी वो रिलेशन है वही पूछेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉसिबल था, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, तो ये इस टाइप का दिखेगा बस। ठीक है, ये बस दिखाने के लिए है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया। मोनोक्लिनिक में एग्जाम्पल्स, और ये मतलब एंगल वगैरह चेंज होगा तो इस टाइप का दिख जाएगा। ठीक है, देख लो मनोरंजन के लिए, टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई काम का नहीं है। हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल का ये अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये याद रख लेना, वैसे तो याद ही होगा, है ना। ग्रेफाइट में कैसी रहती है, हेक्सागोनल शीट्स रहती है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ये देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, ये क्या है, पूरा एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर ये पैरेललोग्राम वाला अगर अपन लें तो ये कैसा बनेगा, प्रिमिटिव वाला। ठीक है, और अगर इसको पूरे को लें तो वो नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा, इसलिए अपन बस इसको शेड करके बता रखा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, शेडेड वाला पोर्शन ही कैसा है, प्रिमिटिव। पूरा अगर हेक्सागन लेंगे तो ये एक्स्ट्रा एटम्स आ गए, ठीक है, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। तो इसमें बस क्या बताया हुआ है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये अलग से शेड करके बता रखा है। ठीक है, बाकी ये भी कोई काम का नहीं है, एग्जाम्पल्स और जो भी उसके बीच का रिलेशन है वो याद रखना है। ठीक है, ये रोम्बोहेड्रल हो गया, और इसका एक नाम है ट्राइगोनल, वो भी याद कर लेना, मतलब और दूसरा नाम है बस। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये इसका शेप हो गया, समझ में आ रहा है शेप, शेप क्या ही समझना है, कुछ है ही नहीं समझने का, देखने का है बस। ठीक है, और फिर क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक कैसा होता है, सबसे ज्यादा रैंडम। रैंडम मतलब सब एज लेंथ अलग है और जो भी एंगल्स हैं सब अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम पास। चलो अब क्वेश्चन कर लो। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है, ये तो सब होमवर्क, अरे यार ये कुछ बिगड़ गया यहाँ से, इसको अलग से लिख देता हूँ। A 5.62 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कब करोगे, जब टेबल याद हो जाए। ठीक है, होमवर्क है सारे, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ये सारे क्वेश्चंस तभी लगाना। अभी अपन डिस्कस कर लेंगे तो वो टेबल याद नहीं करोगे। ठीक है, कब करना है ये, टेबल याद करके, ऐसा नहीं एनसीईआरटी खोल के बैठ के लगा दिया आंसर। ठीक है, पहले खुद 2-3 बार टेबल बनाना, फाइनली जब बन जाए खुद से फिर जाके एक एक क्वेश्चन लगा देना। सारे वैसे ही हैं, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, एबीसी दे रखे हैं और दे रखा है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अल्फा बीटा गामा सब 90 के बराबर है ना। खुद कर लेना। ये देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, टेट्रागोनल में कौन सा सही रहेगा। ठीक है, क्या है ये, होमवर्क।
ठीक है, ये तो वैसे ही बता सकते हो, ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। ये तो याद ही रखना है, क्या मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक। 3 डायमेंशन में तो क्यूबिक होगा, 2 डायमेंशन में क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, होमवर्क ठीक है कर लेना, लेकिन ये कर लोगे तो टेबल याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जेई मेंस में सीधा ऐसे पूछ रखा है, मोनोक्लिनिक में कौन सा होगा। अब मोनोक्लिनिक वाले ही याद नहीं होता, इसलिए उन्होंने वही पूछा है, वही बताया था मैंने, वो एक अलग से याद कर लेना अगर याद हो तो, है ना। हाँ, ये वाला ये भी कर सकते हो। ठीक है, सारे वो क्या बोलते हैं बॉन्ड एंगल के बीच में रिलेशन देख लेना। ठीक है, और उसका ऐड कर देना, जो भी आंसर आए वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, वही टेबल से ही होगा ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी होमवर्क है। ये तो बताओ, खाली कॉर्नर्स पे क्या है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट एट, खाली कॉर्नर्स पे होंगे और कहीं पे नहीं होंगे। कोई डाउट किसी को, ये भी होमवर्क। हेलो, हाँ अब ठीक है। समझ आ रहा है सबको या नहीं, क्या समझ आया। क्या हुआ, टेबल तो याद करनी है, और खासकर उनको जो सोच रहे हैं कि मिनिमम परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, जो सोच रहे हैं कि इस चैप्टर में कुछ नहीं करना, एक पेज याद करना, वो टेबल याद कर लेना कम से कम। ठीक है, वैसे ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, जेई मेंस में तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट जेई एडवांस में भी लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट का जो भी चैप्टर रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा आसान ही रहेगा, मेंस एडवांस दोनों में। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छे से करना, और आज का लेक्चर अच्छे से घर जाके पढ़ लेना। ठीक है, कल का लेक्चर तो थ्योरेटिकल था, नहीं भी पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगा। आज का जो भी लेक्चर था अच्छे से पढ़ लेना नोट्स। ठीक है, क्या, हाँ जब भी मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल ही जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लो। हाँ चलो बात मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक अपन ने क्या क्या देखे हैं, बहुत सारे टाइप के यूनिट सेल देखे हैं 3 डायमेंशन में। कौन कौन से थे, CTO MHRT, समझ आया। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा अपने लिए, सबसे आसान वाला। ठीक है, वो क्यूबिक वाला। ठीक है, तो क्यूबिक वालों को थोड़ा अच्छे से अपन पढ़ेंगे, समझ में आया। और एक हेक्सागन वाला भी रहेगा, वो भी अपन देखेंगे, लेकिन वो लास्ट में देखेंगे। मोस्टली किसको पढ़ेंगे, क्यूबिक वाले को। ठीक है, अब क्यूबिक वाला पढ़ने में बहुत सारी चीजें आती है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब, मतलब कौन कौन सी सिमेट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें अपन देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ये पढ़ा है क्या ऑर्गेनिक में, पिछले साल पढ़ा है। ठीक है, मतलब बेसिक चीज तो आप लोगों को पता ही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन जो भी हो, ये लिखी हुई है डेफिनेशन, मतलब क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मतलब मान लो जैसे कोई भी एक स्क्वायर ले लो, है ना। अब इसको मेरे को ऐसे इमेजिनरी प्लेन से काटना है, ठीक है, ताकि वो प्लेन के ये और ये वाली साइड कैसी लगे, एक दूसरे की मिरर इमेज लगे। समझ आया क्या बोल रहा हूं, कोई भी ऐसी फिगर जिसमें मैं एक ऐसा प्लेन डाल सकूं जो कि क्या काम करे, उसके मिरर का। मिरर का मतलब ये वाला और ये वाली एक दूसरे की क्या लगे, मिरर इमेज लगे। ठीक है, जैसे मान लो स्क्वायर है, यहां पे अगर मैं मिरर डालूंगा तो
एक दूसरे की क्या लगेगी ये मिरर इमेज, उसको अपन क्या बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में और वो मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस भी कर रखी होगी आई थिंक। ठीक है, तो अपने को किस में लगाना है, ये क्यूब में लगाना है। ठीक है, क्यूब में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है ये देखना है अपने को, समझ आया? तो क्यूब में अपने पास ये सारी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले यहां पे देख लो, उसके बाद कहां पे देखना है, रूम में लगा के। ठीक है, क्योंकि ये वाली इमेज पेपर में तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो रूम में कैसे लगाना है वो सोच लेना। तो पहले ये देखो कैसे काट रखा है, एक ऐसे इन टाइप में काट रखा है, मतलब कोई भी कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है। समझ आया? ये वाला रूम सोचो, इधर मत देखो, इधर अब ज्यादा काम करनी है, रूम को देखो। ठीक है, रूम में कहां पे हो सकता है, एक ऐसा बीच में, ठीक है, दूसरा एक ऐसा प्लेन, और तीसरा एक इस टाइप का। समझ आ रहा है सबको? ऐसा वाला मतलब जैसे एक ये वाला हो गया ये प्लेन, और ये कैसा है, मतलब रूम को ऐसे काटा हुआ है। ठीक है, ये वाला कैसा है, इस टाइप का। ठीक है, समझ आ गए? एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। समझ आया? तो ये तीनों कौन से हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दूसरे कौन से पॉसिबल रहेंगे, अपोजिट, डायगनली अपोजिट एजेस को टच करने वाले। समझ आया? कौन से, डायगनली अपोजिट एजेस को टच करने वाले, जैसे एक ये और ये। ठीक है, मतलब एजेस कितने हैं यहां पे, टोटल कितने हैं, 8 की 12, टोटल 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस तो गिन लिए क्यूब में। ठीक है, अब इसमें सारे अपोजिट एजेस को टच करके देखो कितने आ रहे हैं, कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। कैसे, वही कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, या फिर बना बना के देख लो, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, और क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा, और क्या बचा, हाँ इधर से कट आएगा, मतलब ये ऐसा और एक ऐसा। समझ आया? क्या करना है, डायगनली अपोजिट एजेस को कट करके देखना है। समझ आया? तो टोटल कितने एजेस हैं, 12 है। ठीक है, 12 में डायगनली अपोजिट दो दो रहेंगे, तो कितने बचे, 12/2 6। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे अपने पास, 6 आ जाएंगे। और 3 कितने थे, वो तो जो बीच में से कट कर रहे थे। टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। समझ आया? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 9 हो गई। किसी को कोई डाउट नहीं आया समझ में, आ गया ना? ठीक है, कितनी रहेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, 9। कौन कौन सी, अपोजिट एजेस को कट करने वाली, और एक ऐसे सेंटर से जाने वाली, फेस के सेंटर से जाने वाली। ठीक है, फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 का आधा 3। एजेस कितने होते हैं, 12, तो 12 का आधा 3। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। कोई डाउट? दूसरा कौन सा आता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना रहेगा, इंडिया की कितनी कैपिटल है, दिल्ली है। सेंटर तो एक ही होता है, सेंटर में कोई डाउट क्या, इस रूम में बस एक ही है, यहां पे सेंटर रहेगा, 5 6 तो सेंटर होंगे नहीं। समझ आया? तो सेंटर कितने होंगे, एक होगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कैसे करते हैं, मतलब सेंटर से कोई भी एक पॉइंट पे चले जाओ। ठीक है, जैसे मान लो ये कैमरा लगा है, इससे मैं गया वो वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे सेम डिस्टेंस पे अगर मैं जाऊं, समझ आया, तो मेरे को सेम चीज मिलनी चाहिए। सेम चीज मतलब कॉर्नर मिलना चाहिए। समझ आया? जैसे यहां से यहां पे गया तो मान लो 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर ऐसे गया, अब 180 डिग्री पे पीछे अगर जाऊंगा तो 10 मीटर पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, एक कॉर्नर मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस पॉइंट से कोई से भी एक कॉर्नर पे चले जाओ, उसके 180 डिग्री पे सेम डिस्टेंस पे जाओगे तो क्या मिलेगा, दूसरा कॉर्नर, डायगनली अपोजिट वाला। तो वो क्या हो जाएगा अपना सेंटर ऑफ सिमेट्री। कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक ही रहेगा। क्लियर है? तो ये बस डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ज्यादा मतलब है नहीं, बट आखिरी टाइम पे अगर समझ में ना आए इसलिए मैंने बस लिखी हुई है,
वही सब लिखा हुआ है, बस अंग्रेजी में लिख दिया, ठीक है, बोर्ड वोर्ड के लिए लिखना होगा तो, ठीक है। ये देखो जैसे एक क्यूब बना है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इससे अगर अपन यहां जा रहे हैं तो इधर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉर्नर, ठीक है। और क्या है, इधर गए तो एक ये दूसरा कॉर्नर मिला, इधर जाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे सारे में अवेलेबल रहेंगे अपने पास पॉइंट्स, है ना। टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8, है ना। तो कोई से भी 4 पे चले जाओ तो उसके अपोजिट में बाकी 4 अपने को मिल जाएंगे, क्लियर है। तो अपने को क्या क्या पता चल गया, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री किसमें, क्यूब में, ठीक है। कौन कौन सी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 9, कौन कौन सी, अपोजिट फेसेस और अपोजिट एजेस, ठीक है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही रहेगी वो तो, ठीक है। बढ़े आगे, आखिरी का कौन सा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख सकते हो एक बार। डेफिनेशन में क्या है कि जैसे मान लो सी एन मतलब एन की जगह आप कोई भी नंबर रख दो, ठीक है। यूजुअली अपन 2, 3, 4 ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने 2 रख दिया, ठीक है, तो यहां पे दे रखा है 360 बाय एन के रोटेशन पे अपने को सेम चीज मिल जाएगी, समझ आया। तो जैसे 360 बाय क्या नंबर है यहाँ पे, 2 है, मतलब 180 अगर रोटेट करेंगे तो सेम चीज मिल जाएगी, समझ आया। जैसे मान लो आपके पास है साइक्लोब्यूटेन, समझ आया। तो इसमें अगर ये एक एक्सिस है, मतलब पेन ऐसे रखा हुआ है, समझ आया। तो इसमें मैं कितने एंगल पे रोटेट करूं कम से कम कि मेरे को सेम कंपाउंड वापस मिल जाए, 90 डिग्री। मतलब ये वाला पॉइंट उठ के यहां चले जाए, ये इधर और ये वाला इधर, ठीक है। तो इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितने से रोटेट करा, 90 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 360 बाय 90 कर लो तो 4 आ रहा है, तो अपने पास कौन सी हो जाएगी, C4 हो जाएगी, ठीक है। तो वही सेम तरीके से यहां पे देखना है, समझ आ रहा है कुछ भी, ठीक है। क्या है ये, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे CN लिखा है, CN का मतलब N की जगह कोई भी नंबर रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो। तो जैसे मैंने 2 रखा तो 360 बाई 2 कितना हुआ, 180, मतलब 180 से रोटेट करूंगा तो सेम चीज मिल जाएगी। C3 मतलब 180 बाई 3 कितना होगा, सॉरी 360 बाई 3 कितना हो जाएगा, 120। तो C3 एक्सिस मतलब 120 से रोटेट करूंगा तो सेम चीज मिल जाएगी। C4 मतलब 360 बाय 4 कितना होगा, 90, मतलब 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो सेम चीज मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ये ऑर्गेनिक का पार्ट था, कहां पे लगाना है, क्यूब पे लगाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें अपने पास सबसे पहले देख लेते हैं C4 वाला, ठीक है। अब C4 वाले में ये बात समझ में आ रही है, ये किस पे है, अच्छा डायग्राम दिख रहा है सबको, दूर से मेरे को तो क्लियर नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो इसमें ये देखो, ये जो क्या बोलते हैं बोल्ड लाइन है, ये यहां तक एक फेस तक आ रही होगी, मेरे को यहां से क्लियर नहीं दिख रही, ये यहां तक होगी शायद, ठीक है। तो ये फेस तक कैसी है, बोल्ड है, बीच में कैसी है, डॉटेड है, और यहाँ पे आखिरी में फिर यहाँ पे बोल्ड है, समझ आया। इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी फेस है, अपोजिट फेसेस है, उस पे मैंने क्या डाल दी, एक एक्सिस डाल दी, समझ आया। वही अपना क्यूब वाला एग्जांपल या स्क्वायर वाला एग्जांपल, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अगर क्यूब होगा तो कोई एक पर्टिकुलर फेस, तो फेस पे से अगर एक्सिस जाएगी तो कितने में रोटेट करेंगे तो सेम मिलेगा, 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे सेम आ जाएगा, फिर सेम आ जाएगा, फिर इधर सेम आ जाएगा। तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी, C4 एक्सिस। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। बस ये ऐसा है, जैसे इधर रखा हुआ है तो ऐसे रोटेट कर दो, फिर ऐसे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, सेम का सेम क्यूब मिल जाएगा, समझ आया। कोई डाउट, क्लियर है।
तो ये फेस सेंटर्ड वालों को अपोजिट, फेस सेंटर्ड वालों को अपोजिट क्या, फेस सेंटर को जोड़ोगे क्या मिलेगा, एक्सिस मिलेगी। कौन सी, C4 वाली। क्लियर है? तो वो कौन सी हो जाएगी अपनी C4, कब मिलेगी, फेस सेंटर को जोड़ने पे। कितनी है, 3 एक्सेस आ रही हैं, है ना। कैसे, फेस कितने हैं, 6, अपोजिट वालों को जोड़ोगे मतलब 2 फेस एक बार में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 6/2, 3 हो जाएगी। समझ आया? उसके बाद एक सेकेंड, अब इसको अच्छे से देखना, है ना। वो वाला तो काफी क्लियर था, कौन सा वाला, C4 वाला, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा था। ऐसे रोटेट करोगे तो बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री के रोटेशन पे सेम का सेम क्यूब। ये वाला थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। ये किसका है, C3 है। इसमें अपन क्या करेंगे, अपोजिट कॉर्नर्स। समझ आया? दिख रहा होगा आप लोगों को। यहां पे कैसा है, ये बोल्ड लाइन है, यहां पे कैसी है, और यहां पे फिर बोल्ड है, ठीक है। क्या ज्वाइन करा अपन ने, कॉर्नर्स ज्वाइन करें, ठीक है। कॉर्नर्स कितने होते हैं, टोटल 8। एक बार में कितने यूज कर लोगे, 2, कितने बन जाएंगे, तो 4 ही अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, जैसे अपोजिट कॉर्नर कौन से हो गए, एक वो और एक वो वाला। समझ आया? तो उसमें अपन क्या करेंगे, 120 का रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा, आइडेंटिकल क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या बना सकते हैं, जैसे मान लो इसमें आई थिंक ये दे रखा है, एक ही यहां पे है और एक ये है, यही है क्या, इधर से वो क्लियर दिखता नहीं है, यही दे रखा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ज्वाइन करके मैं कितना घुमाऊंगा, 120 डिग्री, क्या मिलेगा, आइडेंटिकल क्यूब मिलेगा। फील कर पा रहे हो कैसे मिलेगा, यार ये तो मैं भी नहीं कर पाया, कैसे करा बता दो। हाँ, मतलब वो तो चलो समझ में आता है, पूरा ऐसे घुमा दिया। इसमें ये वाला कहां पे जाएगा, ये समझ में शायद मुश्किल से आएगा आई थिंक। तो वो मैं एक बार बता देता हूं। इसमें क्या करूं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसको अगर ज्वाइन करो तो क्या मिलेगा, जैसे ये वाला इसको ज्वाइन करो, ठीक है, और इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो। समझ आया? इसमें क्या है, ये क्या है, फेज डायगोनल बोल सकते हो क्या। समझ आया? फेज डायगोनल मतलब जैसे मान लो ये वाला बोर्ड, ये वाला एक फेस है क्यूब का, फेज डायगोनल कौन सा होगा, ऐसा वाला। फेज डायगोनल समझ में आता है? तो एक क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये फेस है तो ये क्या हो जाएगा, फेज डायगोनल। दूसरा ये वाला फेज डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल क्या होगा, वहां से लेके वहां पे। समझ आया? तो अभी अपने को कौन सा यूज करना है, फेज डायगोनल, ठीक है। तो यहां पे ये देखो, यहां से लेके यहां तक है एक फेज डायगोनल, यहां से यहां तक भी फेज डायगोनल है। ये समझ पा रहे हो क्या, ये दूसरा वाला फेस यहां पे, तो इसके अपोजिट कॉर्नर्स पे। इधर भी क्या है, ये जो पीछे वाला जो स्क्वायर है उसके अपोजिट कॉर्नर को जोड़ दो, क्या बनेगा, एक फेज डायगोनल। तीनों क्या है, फेज डायगोनल। किसके फेज डायगोनल, क्यूब के। अब क्यूब की अगर साइड बराबर होती है, जैसे मान लो इसकी एंगल है, सॉरी लेंथ है ए, इसका है ए, तो ये कितना हो जाएगा, √2 है पाइथागोरस से, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, √2 है। ये भी कितना हो जाएगा, √2 है। बना क्या रहे हैं, ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल है, कौन सा हो जाएगा ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा। अब इसको ये याद होगा, साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, C3 एक्सिस, ठीक है। इसको 120 घुमाओगे इधर आएगा, फिर 120 में ऐसे आ जाएगा, फिर
ऐसा आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? तो ये वाला एंगल उठ के कहां पे जाएगा, सॉरी ये वाला कॉर्नर उठ के कहां पे जाएगा, 120 के रोटेशन पे यहां पे जाएगा। ठीक है, एक और बार 120 रोटेशन कराओगे तो वो यहां पे आ जाएगा, एक और बार कराओगे फिर यहां पे आएगा। तो अपने को सब जगह क्या मिलेगा, आइडेंटिकल क्यूब मिलेगा। समझ आ रहा है? समझ में आया कैसे देखा अपन ने? कौन सा है ये? C3 एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। उसके बाद क्या है, ये वाला कौन सा है, C2 वाला। ठीक है, इसमें क्या है, एजेस के सेंटर वाला। समझ आया क्या बोल रहा हूं? अपोजिट क्या, एज के सेंटर वाला। एज कितने होते हैं, 12, और डायगनली अपोजिट एजेस को जोड़ोगे एक बार में कितने यूज कर लिए, 2 यूज कर लिए, कितने बनेंगे टोटल, 6 बनेंगे, 6 ही हैं इधर। ठीक है, अब इसमें से कोई सा भी देख लो, जैसे मान लो ये वाला है, ये वाला है ना, और इधर बीच में होगी शायद डॉटेड लाइन। ठीक है, तो इसमें तो ये क्लियर दिख जाएगा। इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला उठ के 180 के रोटेशन पे इधर चले जाएगा। समझ आया? तो ये चीज तो ज्यादा मतलब फील करने में दिक्कत होगी नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा था, वो C3 वाला। ये तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये वाली जो एज लेंथ है ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी सीधे 180 के रोटेशन पे। समझ आया? तो ये सारे क्या हो गए अपने, C2 एक्सेस हो गए। समझ आया? और अगर नहीं समझ में आया तो ये चीज रट लेना, बात खत्म। FCE 432। ठीक है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो ये याद कर लेना। F मतलब फेसेस, C मतलब कॉर्नर्स, ठीक है, E मतलब एज सेंटर, वो 4 होंगे, ये 3 होगा, ये 2 होगा, मतलब ये C4 C3 C2। ठीक है, और अगर ये भी भूल जाओ कि कौन सा कितना था तो ये देख लेना 12 कब आएगा, कितना मल्टीप्लाई करो, 3 इधर इधर 6, तो इतने अपने को क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एक्सेस मिलेंगे। समझ आया? तो वैसे समझ आ गया होगा। अगर इन केस भूल जाओ तो इस टाइप से ट्रिक से याद रख सकते हो। क्लियर है? बाकी दोनों तो इजी थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये काफी सारे हो जाते हैं इसलिए भूल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कौन कौन से हो गए अपने, तीनों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? तो टोटल कितने आ गए अपने पास, 23। 9 क्या थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, 1 क्या था, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और 13 क्या थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टोटल कितने हैं, 23। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल कितनी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, कितने हैं और किस में होंगे, क्यूब में। कितने हो जाएंगे, 23। बात क्लियर है? तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक इसका हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, टाइम बचा है, हाँ 5 मिनट तो है, एक आध टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट साइड्स, है ना, इसमें भी मेनली अपन किसका देखेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल के ही देखेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अब क्या, अच्छा योगदान, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट साइड्स, है ना। तो इसमें अपने को देखना है कि जैसे मान लो ये एक बेंच है ना, इस पे जैसे मान लो इस पे 2 लोग बैठे हैं, तो इफेक्टिवली एक बंदे के पास कितनी बेंच आई, हाफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपना इफेक्टिव बेंच, एक स्टूडेंट के पास कितनी आई, हाफ। तो वही अपने को देखेंगे कि अपन जैसे कोई एक पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है तो वो यूनिट सेल को कितना बिलोंग कर रहा है। समझ आया? नहीं भी समझ आया तो आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या था, क्यूबिकल यूनिट सेल ही देखेंगे। ठीक है, उसमें कहां कहां पे एटम्स हो सकते हैं, या तो कॉर्नर पे, या फेस सेंटर्ड, या एज के सेंटर पे, या बॉडी के सेंटर पे। समझ आया? क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इधर देखो पहले, जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल हो गया, कौन सा है ये, सिंपल क्यूबिक है। इस पे मान लो ये एक एटम रखा है। समझ आया? बाकी सारे छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है,
अब जैसे ये एक एटम रखा है, इसको क्यूब से छोड़ो, रूम से देख लो, ठीक है। रूम पे कहां पे है, ये कॉर्नर पे रखा हुआ है। वो एटम इस रूम को कितना बिलोंग कर रहा है? 1/8। कैसे? एक तो वो क्यूब है, सॉरी स्पेयर है। जनरली अपन क्या लेंगे, स्पेयर ही लेते हैं एटम्स को। तो वो कहां पे है? उधर कॉर्नर पे, ठीक है। मतलब इसके इधर वाले रूम में भी है वो। समझ आया? मतलब ऐसा रखा है ये, जैसे ये एक रूम है, इसके बाजू वाला रूम, उसके इधर भी रूम रहेगा, ठीक है, उसमें भी है, और इसके डायगोनल रूम होगा, उधर भी रहेगा। समझ आ रहा है? और सेम चीज ऊपर भी रहेगी। ऊपर के मतलब इसके ऊपर वाला रूम, उधर वाला रूम, और ऊपर वाले, ऐसे चारों। समझ आ रहा है कुछ भी? जैसे मान लो ये एक एटम रखा हुआ था, वो वाला, ठीक है, और इस वाले रूम में अपन बैठे हैं, ये वाले में, ठीक है। तो इसके बाजू वाला कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी है, और कौन सा है? एक ये वाला हो गया, ठीक है। यहां तक दिख रहा है? मतलब यहां पे ये जो एटम है, इस रूम में अपन बैठे हैं, इसके बाजू वाले रूम में भी होगा, और इसके जो पीछे वाले दोनों रूम है उसमें भी होगा। लेकिन यहां पे क्या है, जैसे ये है, तो ये आधा ही कवर हुआ, और बाकी जो आधा है वो ऊपर के चारों रूम में कवर हो जाएगा। फील कर पा रहे हो? इस डायग्राम के बेसिस पे मत करना, किसके बेसिस पे करना? रूम के बेसिस पे, क्योंकि पेपर में उससे ही इमेजिनेशन करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेयर है, तो इधर वाला रूम, पीछे वाला, डायगोनल वाला, और सेम रूम्स का ऊपर वाला फ्लोर। ये वाला कॉर्नर एटम रहेगा, तो बाजू वाला, पीछे वाला, डायगोनल वाला, और नीचे वाला फ्लोर, इसलिए नीचे वाला एटम बताया। समझ आया? तो इसमें अगर अपन देखें तो अ पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय कितने कितने यूनिट सेल में ये वाला एटम है? 8 में, ठीक है। तो इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, ठीक है। और वो कंट्रीब्यूट कितना करेगा? 1/8 करेगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? तो 1/8 पार्ट क्या करेगा? वो कंट्रीब्यूट करेगा। समझ आया? तो ये चीज तो समझ आई गई होगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? फेस सेंटर्ड वाली, ठीक है। फेस सेंटर्ड तो सबसे आसान है। जैसे मान लो इस खिड़की में एक एटम लगा हुआ है, तो इधर वाला और उधर वाला, आगे पीछे या ऊपर नीचे वालों का तो कोई काम नहीं है। जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे एक एटम लगा है, तो आधा इधर रहेगा, आधा पीछे वाले रूम में। क्लियर है? समझ आया? तो ये कितना है? इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, ठीक है, और कंट्रीब्यूट्स हाफ 1/6। नहीं, एक की बात कर रहे हैं खाली, अभी बस वो देख रहे हैं कि एक एटम कितने में शेयर हो रहा है, या उसका कितना पार्ट इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में है। नहीं नहीं, वो तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। अभी एक एटम की बात कर रहे हैं। जैसे एक एटम अगर जैसे यहाँ पे है, तो इस यूनिट सेल में कितना बिलोंग कर रहा है? वो 1/8। ऐसे तो 8 यूनिट सेल है, तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। वो अपन आगे देखेंगे। अभी बस देख रहे हैं कि एक जो एटम है वो पर्टिकुलर यूनिट सेल को कितना बिलोंग कर रहा है, बस। आया समझ में? तो जैसे एक यहाँ पे एटम लगा है, तो वो इसमें है और इसमें है, बाकी भी है, लेकिन वो बाकी से अभी अपने को नहीं देखना। समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूट कितना? हाफ, है ना। तो ये देख सकते हो, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे अपन ने एक एटम लगा दिया, तो एक इधर वाला रूम और एक ये वाला रूम। समझ आया? क्लियर है? और क्या है? एज का सेंटर। एज का सेंटर सोच सकते हो क्या? 4 में हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? दिमाग लगाओ थोड़ा। यहां पे कोई एक एटम रखा है, ठीक है, तो यहां पे बीच में एक एटम रखा है, तो इधर वाला रूम, एक ऊपर वाला और एक डायगोनल वाला। समझ आया? इधर एटम रखा है, तो इस वाले एज पे
इस वाले रूम में, उधर वाले में, पीछे वाले में और डायगोनल वाले में। ठीक है, तो ये कितने में शेयर हो रहा है? 4 यूनिट सेल में। ठीक है, और कंट्रीब्यूट कितना करेगा? 1/4 करेगा। समझ आया? 4 यूनिट सेल में अगर क्या बोलते हैं शेयर हो रहा है, सब में बराबर रहेगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4 एटम शेयर करेगा। समझ आया? और बस का ये डायग्राम देख लो, जैसे ये एटम है तो इधर इधर और पीछे के 2 यूनिट्स है। ठीक है, चलो। और ये बॉडी सेंटर तो समझ में आता ही है। बॉडी सेंटर क्या है? उसी के बॉडी सेंटर में है तो पूरा 100% कंट्रीब्यूट करेगा। कितने में शेयर हो रहा है? खाली एक में, तो ये फुल्ली इसमें बिलोंग करेगा, तो कंट्रीब्यूट 100% टू द यूनिट सेल। समझ आया? ठीक है, ये देखो सेंटर में है, पूरा इसको ही बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। एक ये देख लेना, अगर और किसी को एडमिशन वगैरह चाहिए हो तो ये आप स्कैन कर सकते हो, बाकी आपके फ्रेंड को भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, और थैंक यू। ओके, चलो।